अध्याय 2। क्लब और फैंग का नियम। बक का डाया बीच पर पहला दिन एक बुरे सपने की तरह था। हर घंटा सदमे और आश्चर्य से भरा था। उसे अचानक सभ्यता के दिल से निकालकर आदिम चीजों के दिल में फेंक दिया गया था। यह कोई आलसी, धूप से भरा जीवन नहीं था, जिसमें कुछ करने के लिए नहीं था, बस इधर उधर भटकना और ऊब जाना। यहाँ न तो शांति थी, न आराम, न ही एक पल की सुरक्षा। सब कुछ अस्त व्यस्त और क्रियाशील था, और हर पल जीवन और अंग खतरे में थे। लगातार सतर्क रहने की अनिवार्य आवश्यकता थी, क्योंकि ये कुत्ते और आदमी शहर के कुत्ते और आदमी नहीं थे। वे सभी जंगली थे, जो डंडे और नुकीले दांतों के अलावा कोई कानून नहीं जानते थे। उसने कुत्तों को कभी इस तरह लड़ते नहीं देखा था जैसे ये भेड़िए जैसे जीव लड़ते हैं, और उसके पहले अनुभव ने उसे एक अविस्मरणीय सबक सिखाया। ये सच है, यह एक अप्रत्यक्ष अनुभव था, अन्यथा वह इससे लाभ उठाने के लिए जीवित नहीं रह पाता। कली इसका शिकार था। वे लॉग स्टो के पास डेरा डाले हुए थे, जहां उसने अपने दोस्ताना तरीके से एक बड़े कुत्ते की ओर कदम बढ़ाया जो एक पूर्ण विकसित भेड़िए के आकार का था, हालांकि वह उससे आधा भी बड़ा नहीं था। कोई चेतावनी नहीं थी, केवल एक फ्लैश की तरह छलांग, दांतों की एक धातु की क्लिप, उतनी ही तेजी से एक छलांग, और कली का चेहरा आंख से जबड़े तक फट गया। ये लड़ाई का भेड़िया तरीका था, हमला करना और छलांग लगाना, लेकिन इसमें इससे कहीं ज्यादा था। 30 या 40 हस्की मौके पर दौड़े और लड़ने वालों को एक इरादे और खामोश घेरे में घेर लिया। बक को उस खामोश इरादे का अंदाजा नहीं था, न ही वो उत्सुकता जिस तरह से वे अपने होंठ चाट रहे थे। कली ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया, जिसने फिर से हमला किया और एक तरफ छलांग लगा दी। उसने उसके अगले हमले का सामना अपनी छाती से किया, एक अजीबोगरीब तरीके से जिसने उसे उसके पैरों से गिरा दिया। वो फिर कभी वापस नहीं आ सकी। ये वही था जिसका इंतजार कर रहे हस्की कर रहे थे। वे उसके पास आए, गुर्राने और चीखने लगे, और वह लाशों के ढेर के नीचे दब गई, दर्द से चीख रही थी। यह इतना अचानक और इतना अप्रत्याशित था कि बक हैरान रह गया। उसने देखा कि स्पिट्स ने अपनी लाल जीभ को ऐसे बाहर निकाला जैसे वह हंस रहा हो, और उसने देखा कि फ्रैंकोइस, एक कुल्हाड़ी को घुमाते हुए, कुत्तों की भीड़ में कूद पड़ा। 3 आदमी डंडे लेकर उसे कुत्तों को तितर बितर करने में मदद कर रहे थे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। कली के नीचे गिरने के 2 मिनट बाद उसके हमलावरों में से आखिरी को डंडे से मार दिया गया। लेकिन वो खून से लथपथ, कुचली हुई बर्फ में लथपथ और बेजान पड़ी थी, लगभग सचमुच टुकड़ों में फटी हुई। वो काला आधा नस्ल का आदमी उसके ऊपर खड़ा था और बुरी तरह से गालियां दे रहा था। ये दृश्य अक्सर बक को उसकी नींद में परेशान करने के लिए वापस आता था। तो यही तरीका था, कोई उचित खेल नहीं। एक बार नीचे गिरने के बाद वह आपका अंत था। खैर, वह ये सुनिश्चित करेगा कि वो कभी नीचे न जाए। स्पिट्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर से हंसा, और उस पल से बक ने उससे कटु और अमर घृणा की। कली की दुखद मौत से हुए सदमे से उबरने से पहले ही उसे एक और झटका लगा। फ्रांकोइस ने उसे पट्टियां और बक्कल पहनाए। यह एक हॉनेस था, जैसा उसने घर पर घोड़ों को लगाते देखा था, और जैसा कि उसने घोड़ों को काम करते देखा था, इसलिए वह काम पर लग गया। फ्रांकोइस को एक स्लेज पर खींचकर घाटी के किनारे के जंगल में ले गया और जलाऊ लकड़ी का भार लेकर वापस लौटा। हालांकि इस तरह से एक भारवाहक जानवर बनने से उसकी गरिमा को बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन वह विद्रोह करने के लिए बहुत बुद्धिमान था। उसने दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कमर कस ली और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, हालांकि यह सब नया और अजीब था। फ्रांकोइस सख्त था, तुरंत आज्ञाकारिता की मांग करता था, और अपने चाबुक के कारण तुरंत आज्ञाकारिता प्राप्त करता था, जबकि डेव, जो एक अनुभवी पहिया चलाने वाला था, जब भी बक गलती करता तो उसके पिछले हिस्से को काटता था। स्पिट्स नेता था, अनुभवी भी, और हालांकि वह हमेशा बक को मात नहीं दे पाता था, लेकिन वह कभी कभी तीखी फटकार लगाता था, या चालाकी से बक को उस रास्ते पर लाने के लिए अपना वजन डालता था जिस पर उसे जाना चाहिए था। बक ने आसानी से सीख लिया, और अपने 2 साथियों और फ्रांकोइस के संयुक्त प्रशिक्षण के तहत उल्लेखनीय प्रगति की। शिविर में लौटने से पहले वह इतना जानता था कि हो पर रुकना।
है मश पर आगे बढ़ना है, मोड़ पर चौड़ा झूलना है, और जब लोडेड स्लेज उनके पीछे से नीचे की ओर आती है तो व्हीलर से दूर रहना है। 3 बहुत अच्छे कुत्ते हैं, फ्रांसवा ने पेरोल्ट से कहा। वह पूल लेक हेल है। मुझे लगता है कि वह किसी भी चीज से कम नहीं है। दोपहर तक पेरोल्ट, जो अपने संदेश के साथ पगडंडी पर जाने की जल्दी में था, 2 और कुत्तों के साथ वापस लौटा। उसने उन्हें बिल्ली और जो कहकर बुलाया। 2 भाई और दोनों ही सच्चे हस्की थे। हालांकि वे एक ही माँ के बेटे थे, लेकिन वे दिन और रात की तरह अलग थे। बिली की एक खामी थी उसका अत्यधिक अच्छा स्वभाव, जबकि जो बिल्कुल विपरीत था, खट्टा और आत्मनिरीक्षण करने वाला, हमेशा झुंझलाहट और बुरी नज़र वाला। बक ने उन्हें साथी के अंदाज में स्वीकार किया, डेव ने उन्हें अनदेखा किया, जबकि स्पिट्स ने पहले एक को और फिर दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। बिली ने अपनी दुम हिलाकर उसे शांत किया। जब उसने देखा कि शांत करने का कोई फायदा नहीं हुआ तो वह भाग गया, और जब स्पिट्स के तीखे दांतों ने उसके पेट पर वार किया तो वह अभी भी शांत करने के लिए रोया। लेकिन स्पिट्स चाहे जिस तरह चक्कर लगाए, जो उसके सामने अपनी एड़ी पर घूम गया, उसके बाल खड़े हो गए, कान पीछे की ओर झुक गए, होंठ हिट गए और गुर्राने लगे, जबड़े जितनी जल्दी हो सके एक साथ चिपके रहे, और आंखें शैतानी ढंग से चमक रही थीं, युद्धप्रिय भय का अवतार। उसका रूप इतना भयानक था कि स्पिट्स को उसे अनुशासित करने से मना करना पड़ा, लेकिन अपनी खुद की परेशानी को छिपाने के लिए उसने निरापद और रोते हुए बिली पर हमला किया और उसे शिविर की सीमा तक ले गया। शाम तक पेरोल्ट ने एक और कुत्ता हासिल कर लिया, जो एक बूढ़ा, लंबा, दुबला और दुबला पतला कुत्ता था, जिसके चेहरे पर युद्ध के निशान थे और एक आंख से वीरता की चेतावनी झलकती थी जो सम्मान दिलाती थी। उसे सोल लेक्स कहा जाता था, जिसका अर्थ है क्रोधित व्यक्ति। डेव की तरह उसने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं दिया, कुछ भी उम्मीद नहीं की, और जब वह धीरे धीरे और जानबूझकर उनके बीच में चला गया तो स्पिट्स ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। उसकी एक खासियत थी जिसे बक ने दुर्भाग्य से पहचान लिया। उसे अपनी अंधी तरफ से संपर्क किया जाना पसंद नहीं था। इस अपराध के लिए बक अनजाने में दोषी था, और उसे अपनी असावधानी का पहला एहसास तब हुआ जब सोल लेक्स ने उस पर हमला किया और उसके कंधे को 3 इंच ऊपर और नीचे तक काट दिया। उसके बाद बक ने हमेशा के लिए अपनी अंधी तरफ से बचना शुरू कर दिया, और उनके साथी होने के अंत तक कोई परेशानी नहीं हुई। डेव की तरह उसकी एकमात्र स्पष्ट महत्वाकांक्षा अकेले रहना था। हालांकि जैसा कि बक को बाद में पता चला, उनमें से प्रत्येक के पास एक और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी। उस रात बक को सोने की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। मोमबत्ती से रोशन तंबू सफेद मैदान के बीच में गर्म चमक रहा था, और जब वह स्वाभाविक रूप से उसमें प्रवेश करता है तो पिरोट और फ्रेंकोइस दोनों उसे गालियां देते हैं और खाना पकाने के बर्तन देते हैं, जब तक कि वह अपनी घबराहट से उबर नहीं जाता और अपमानजनक रूप से बाहरी ठंड में भाग नहीं जाता। एक ठंडी हवा चल रही थी जो उसे तेजी से काट रही थी और उसके घायल कंधे में विशेष रूप से जहर भर रही थी। वह बर्फ पर लेट गया और सोने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही ठंड ने उसे कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। दुखी और निराश, वह कई तंबुओं के बीच भटकता रहा, केवल ये जानने के लिए कि एक जगह दूसरी जितनी ही ठंडी थी। यहाँ वहाँ जंगली कुत्ते उस पर झपट पड़े, लेकिन उसने अपनी गर्दन के बाल खींचे और गुर्राया क्योंकि वह तेजी से सीख रहा था, और उन्होंने उसे बिना किसी परेशानी के जाने दिया। अंत में उसके दिमाग में एक विचार आया। वह वापस लौटकर देखेगा कि उसके अपने साथी कैसे हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि वे गायब हो गए थे। फिर से वह उन्हें ढूंढते हुए बड़े शिविर में भटकता रहा और फिर से वापस आ गया। क्या वे तंबू में थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अन्यथा उसे बाहर नहीं निकाला जाता। फिर वे संभवतः कहाँ हो सकते थे? झुकी हुई पूंछ और कांपते शरीर के साथ, वास्तव में बहुत निराश, वह लक्ष्यहीन रूप से तंबू के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। अचानक उसके अगले पैरों के नीचे बर्फ खिसक गई और वह नीचे गिर गया। उसके पैरों के नीचे कुछ रेंग रहा था। वह पीछे की ओर उछला, भौंकते हुए और गुर्राते हुए, अदृश्य और अज्ञात से भयभीत।
लेकिन एक दोस्ताना छोटी सी चीख ने उसे आश्वस्त किया और वह जांच करने के लिए वापस गया। गर्म हवा का एक झोंका उसके नथुने तक पहुंचा और वहां बर्फ के नीचे एक आरामदायक गेंद की तरह सिकुड़ी हुई बिली लेटी हुई थी। वह अपनी अच्छी इच्छा और इरादे दिखाने के लिए शांत भाव से रोया, छटपटाया और मचला, और यहाँ तक कि शांति के लिए रिश्वत के रूप में अपनी गर्मगीली जीभ से बक के चेहरे को चाटने का साहस भी किया। एक और सबक, तो उन्होंने ऐसा ही किया है न? बक ने आत्मविश्वास से एक जगह चुनी और बहुत सारे उपद्रव और बेकार के प्रयासों के साथ अपने लिए एक गड्ढा खोदना शुरू किया। एक पल में उसके शरीर की गर्मी ने सीमित जगह को भर दिया और वह सो गया। दिन लंबा और कठिन था और वह गहरी और आराम से सो गया, हालांकि वह गुर्राता था, भौंकता था और बुरे सपनों से जूझता था। नहीं उसने अपनी आंखें खोली जब तक कि जागने वाले शिविर की आवाज़ों से वह जाग न गया। पहले तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। रात में बर्फबारी हुई थी और वह पूरी तरह से दब गया था। बर्फ की दीवारें उसे हर तरफ से दबा रही थीं और उसके अंदर डर की एक बड़ी लहर दौड़ गई थी, जंगली जानवर के जाल का डर। यह इस बात का संकेत था कि वह अपने जीवन के जरिए अपने पूर्वजों के जीवन की याद कर रहा था, क्योंकि वह एक सभ्य कुत्ता था, एक बहुत ही सभ्य कुत्ता, और अपने अनुभव से उसे कोई जाल नहीं पता था और इसलिए वह खुद उससे डर नहीं सकता था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां अकड़कर और सहज रूप से सिकुड़ गईं, उसकी गर्दन और कंधों के बाल खड़े हो गए और एक भयंकर गुर्राहट के साथ वह सीधे दिन की ओर भागा। बर्फ उसके चारों ओर चमकते बादलों की तरह उड़ रही थी। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ा होता, उसने अपने सामने फैले सफ़ेद शिविर को देखा और जान गया कि वह कहाँ है, और उसे वह सब याद आ गया जो तब से हुआ था जब वह मैनुअल के साथ टहलने गया था और उस गड्ढे तक जो उसने पिछली रात खुद के लिए खोदा था। फ्रांकोइस ने चिल्लाकर उसका स्वागत किया। मैं क्या कहूँ? कुत्ते के ड्राइवर ने पेरोल्ट से चिल्लाकर कहा। वो बक निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख गया है। पेरोल्ट ने गंभीरता से सिर हिलाया। कनाडा सरकार के लिए महत्वपूर्ण संदेशवाहक के रूप में वह सबसे अच्छे कुत्तों को हासिल करने के लिए उत्सुक था और वह बक के कब्जे से विशेष रूप से खुश था। 1 घंटे के अंदर टीम में 3 और हस्की शामिल हो गए, जिससे कुल संख्या 9 हो गई, और 1 और चौथाई घंटा बीतने से पहले ही वे हॉनेस में थे और डाया कैनन की ओर जाने वाले रास्ते पर झूम रहे थे। बक को जाने की खुशी थी, और हालांकि काम कठिन था, उसने पाया कि वह इसे विशेष रूप से तुच्छ नहीं समझता था। वह उस उत्सुकता पर आश्चर्यचकित था जो पूरी टीम को प्रेरित करती थी और जो उसे बताई गई थी, लेकिन डेव और सोल लेक्स में आए बदलाव से और भी अधिक आश्चर्यजनक था। वे नए कुत्ते थे, हॉनेस ने पूरी तरह से बदल दिया। उनमें से सारी निष्क्रियता और उदासीनता खत्म हो गई थी। वे सतर्क और सक्रिय थे, काम को अच्छी तरह से करने के लिए उत्सुक थे, और जो कुछ भी देरी या भ्रम से उस काम को धीमा करता था, उससे वे बेहद चिढ़ जाते थे। पगडंडियों का परिश्रम उनके अस्तित्व की सर्वोच्च अभिव्यक्ति लग रहा था, और वह सब जिसके लिए वे जीते थे और एकमात्र चीज जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। डेव व्हीलर या स्लेज डॉग था, उसके आगे बक था, फिर सोल लेक्स था। टीम के बाकी सदस्य एकल पंक्ति में आगे बढ़कर लीडर के पास चले गए, जिसका स्थान स्पिट्स ने ले लिया। बक को जानबूझकर डेव और सोल लेक्स के बीच रखा गया था ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। वह एक योग्य विद्वान था, वे दोनों भी उतने ही योग्य शिक्षक थे, जो उसे कभी भी गलती करने नहीं देते थे और अपने तीखे दांतों से अपनी शिक्षा को लागू करते थे। डेव निष्पक्ष और बहुत बुद्धिमान था। उसने कभी भी बक को बिना कारण नहीं काटा, और जब भी उसे इसकी आवश्यकता होती थी तो वह उसे काटने से नहीं चूकता था। जब फ्रांकोइस के चाबुक ने उसका साथ दिया, तो बक ने पाया कि प्रतिशोध लेने की तुलना में अपने तरीके सुधारना सस्ता था। एक बार, एक संक्षिप्त ठहराव के दौरान, जब वह पटरियों में उलझ गया और शुरुआत में देरी हुई, तो डेव और सोल लेक्स दोनों ने उस पर हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा। इसके परिणामस्वरूप उलझन और भी बदतर हो गई, लेकिन बक ने उसके बाद पटरियों को साफ रखने का पूरा ध्यान रखा, और दिन खत्म होने से पहले उसने अपने काम में इतनी महारत हासिल कर ली थी, उसके साथियों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। फ्रांकोइस का चाबुक कम बार टूटता था,
और पेरोट ने बक को उसके पैर उठाकर और ध्यान से उनकी जांच करके सम्मानित भी किया। यह एक कठिन दिन था। कैनन तक, भेड़ शिविर से होते हुए, स्केल्स और लकड़ी की रेखा से होते हुए, ग्लेशियरों और सैकड़ों फीट गहरे बर्फ के ढेरों के पार, और महान चिलकुट डिवाइड के ऊपर, जो खारे पानी और ताजे पानी के बीच स्थित है और उदास और एकाकी उत्तर की रक्षा करता है। उन्होंने झीलों की श्रृंखला के नीचे अच्छा समय बिताया जो विलुप्त ज्वालामुखियों के गड्ढों को भरती है, और देर रात बैनेट झील के शीर्ष पर विशाल शिविर में पहुंचे, जहां हजारों सोने के खोजकर्ता वसंत में बर्फ के टूटने के खिलाफ नावों का निर्माण कर रहे थे। बक ने बर्फ में अपना छेद बनाया और थके हुए लोगों की तरह सो गया, लेकिन बहुत जल्दी ही उसे ठंडे अंधेरे में बाहर निकाल दिया गया और उसके साथियों के साथ स्लेज पर बांध दिया गया। उस दिन वे 40 मील चले। पगडंडी पूरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन अगले दिन और उसके बाद के कई दिनों तक उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और भी ज्यादा मेहनत की और कम समय में ही काम पूरा किया। एक नियम के रूप में पेरोट टीम के आगे यात्रा करते थे और बर्फ को जालदार जूतों से भरते थे ताकि उनके लिए यह आसान हो जाए। जी पोल पर स्लेज का मार्गदर्शन करने वाले फ्रांकोइस ने कभी कभी उनके साथ स्थानों की अदला बदली की, लेकिन अक्सर नहीं। पेरोट जल्दी में था और उसे बर्फ के अपने ज्ञान पर गर्व था, जो ज्ञान अपरिहार्य था क्योंकि गिरने वाली बर्फ बहुत पतली थी और जहां तेज पानी था वहां बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। दिन ब दिन, कई दिनों तक बक ने पगडंडियों पर काम किया। हमेशा वे अंधेरे में ही शिविर तोड़ते थे और भोर की पहली धुंध उन्हें अपने पीछे ताज़ी मीलों की दौड़ के साथ पगडंडी पर ले जाती थी। और हमेशा वे अंधेरे के बाद शिविर लगाते थे, अपनी मछलियां खाते थे और बर्फ में रेंगते हुए सो जाते थे। बक भूखा था। धूप में सुखा गई सामन की 1.5 पाउंड, जो हर दिन उसका राशन था, कहीं नहीं जाती थी। उसे कभी भी पर्याप्त नहीं मिलता था और वह लगातार भूख से तड़पता रहता था। फिर भी अन्य कुत्तों को, क्योंकि उनका वजन कम था और वे जीवन के लिए पैदा हुए थे, केवल 1 पाउंड मछली मिलती थी और वे अच्छी स्थिति में रहने में कामयाब रहे। उसने जल्दी ही वह मितव्ययिता छोड़ दी जो उसके पुराने जीवन की विशेषता थी। एक स्वादिष्ट खाने वाले के रूप में उसने पाया कि उसके साथी पहले खत्म करके उसका अधूरा राशन लूट लेते हैं। उसका बचाव करने का कोई उपाय नहीं था। जब वह 2 या 3 को मार रहा था तो वह दूसरों के गले में उतर रहा था। इसका समाधान करने के लिए उसने उतनी ही तेजी से खाना खाया जितना कि वे लोग खाते थे, और भूख ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वह जो उसका नहीं था उसे लेने से भी नहीं चूका। उसने देखा और सीखा। जब उसने देखा कि नए कुत्तों में से एक, पाइक, एक चतुर ढोंगी और चोर, पेरोट की पीठ मुड़ने पर चालाकी से बेकन का एक टुकड़ा चुरा लेता है, तो उसने अगले दिन वही प्रदर्शन दोहराया और पूरा टुकड़ा लेकर भाग गया। बहुत हंगामा हुआ, लेकिन उस पर किसी ने शक नहीं किया, जबकि जब एक अजीब गलती करने वाला जो हमेशा पकड़ा जाता था, बक के कुकर्म के लिए दंडित किया गया। इस पहली चोरी ने बक को शत्रुतापूर्ण नॉर्थलैंड वातावरण में जीवित रहने के लिए योग्य बना दिया। इसने उसकी अनुकूलनशीलता, बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित करने की उसकी क्षमता को दर्शाया, जिसके अभाव का मतलब था शीघ्र और भयानक मृत्यु। इसके अलावा इसने उसके नैतिक स्वभाव के क्षय या टुकड़े टुकड़े होने को भी दर्शाया, एक व्यर्थ बात और अस्तित्व के लिए निर्मम संघर्ष में एक बाधा। सदलैंड में प्रेम और भाईचारे के नियम के तहत निजी संपत्ति और व्यक्तिगत भावनाओं का सम्मान करना ठीक था, लेकिन नॉर्थलैंड में क्लब और फैंग के नियम के तहत जो कोई भी ऐसी चीजों को ध्यान में रखता था वह मूर्ख था, और जब तक वह उनका पालन करता था तब तक वह सफल नहीं हो पाता था। ऐसा नहीं है कि बक ने इस पर तर्क किया। वह फिट था, बस इतना ही, और अनजाने में उसने खुद को जीवन के नए तरीके के अनुकूल बना लिया। अपने पूरे जीवन में, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, वो कभी भी लड़ाई से नहीं भागा। लेकिन लाल स्वेटर वाले आदमी के डंडे ने उसे एक ज्यादा बुनियादी और आदिम नियम सिखा दिया था। सभ्य होने पर वह नैतिक विचार के लिए मर सकता था, जैसे कि जज मिले की सवारी के चाबुक का बचाव, लेकिन उसकी असभ्यता की पूर्णता अब नैतिक विचार के बचाव से भागने और इस तरह अपनी जान बचाने की उसकी क्षमता से प्रमाणित होती है।
वह चोरी आनंद के लिए नहीं करता था, बल्कि अपने पेट की आवाज के कारण करता था। वो खुलेआम चोरी नहीं करता था, बल्कि डंडे और नुकीले दांत के सम्मान के कारण चुपके से और चालाकी से चोरी करता था। संक्षेप में, वह जो कुछ भी करता था, वह इसलिए करता था क्योंकि उन्हें न करने की तुलना में करना आसान था। उसका विकास या प्रतिगमन बहुत तेजी से हुआ। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त हो गईं और वह सभी सामान्य दर्द के प्रति उदासीन हो गया। उसने आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह की अर्थव्यवस्था हासिल कर ली। वह कुछ भी खा सकता था, चाहे वह कितना भी घिनौना या अपचनीय क्यों न हो, और एक बार खा लेने के बाद उसके पेट के रस ने पोषक तत्वों के अंतिम कण को भी निकाल लिया और उसका खून उसे उसके शरीर के सबसे दूर के हिस्से तक ले गया, जिससे वह सबसे सख्त और मजबूत ऊतकों में बदल गया। दृष्टि और गंध की क्षमता उल्लेखनीय रूप से तेज हो गई, जबकि उसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज हो गई कि वह अपनी नींद में भी हल्की सी आवाज सुनकर जान जाता कि यह शांति की सूचना है या खतरे की। जब उसके पैर की उंगलियों के बीच बर्फ जम जाती तो वह उसे अपने दांतों से काटना सीख जाता, और जब उसे प्यास लगती और पानी के गड्ढे पर बर्फ की मोटी परत जम जाती, तो वह उसे पीछे की ओर खींचकर और अपने सख्त अगले पैरों से मारकर तोड़ देता। उसकी सबसे खास विशेषता हवा को सूंघने और एक रात पहले ही उसका पूर्वानुमान लगाने की क्षमता थी। जब वह पेड़ या किनारे पर अपना घोंसला खोदता था, तब हवा कितनी भी तेज क्यों न होती थी, बाद में जो हवा चलती थी, वो अनिवार्य रूप से उसे हवा की विपरीत दिशा में सुरक्षित और आरामदायक जगह पर ले जाती थी। और न केवल उसने अनुभव से सीखा, बल्कि लंबे समय से मृत सहज प्रवृत्तियां फिर से जीवित हो गईं। पालतू पीढ़ियां उससे दूर हो गईं। अस्पष्ट तरीके से उसे नस्ल के युवा होने का समय याद आया, जब जंगली कुत्ते झुंड में आदिम जंगल में घूमते थे और अपने मांस को मारते हुए उसे नीचे गिराते थे। कठोर स्लैश और त्वरित भेड़िया झपट्टा से लड़ना सीखना उसके लिए कोई काम नहीं था। इस तरह से उसने भूले हुए पूर्वजों से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने उसके भीतर पुराने जीवन को पुनर्जीवित किया, और पुरानी चालें जो उन्होंने नस्ल की आनुवंशिकता में अंकित की थीं, उसकी चालें थीं। वे बिना किसी प्रयास या खोज के उसके पास आ गईं, जैसे कि वे हमेशा से उसकी थीं। और जब, शांत ठंडी रातों में, उसने अपनी नाक को एक तारे पर रखा और भेड़िए की तरह लंबी और चीखी, तो यह उसके पूर्वज थे, मृत और धूल, नाक को तारे पर रखते हुए और सदियों से और उसके माध्यम से चीखते हुए। और उसकी लय उनकी लय थी, लय जो उनके दुख को व्यक्त करती थी और उनके लिए कठोरता और ठंड और अंधेरे का क्या अर्थ था। इस प्रकार, ये दर्शाते हुए कि जीवन एक कठपुतली की तरह है, प्राचीन गीत उसके भीतर उमड़ पड़ा और वह पुनः अपने अस्तित्व में आ गया, और वह इसलिए आया क्योंकि लोगों को उत्तर में एक पीली धातु मिल गई थी, और क्योंकि मैनुअल एक माली का सहायक था, जिसका वेतन उसकी पत्नी और उसकी अनेक छोटी छोटी प्रतियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता था।